में पार्ट 80 है दोस्तों। ये लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। अभी जब वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात आई तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं जहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव से कुछ गलती हो जाती है या लेजिस्लेचर से कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो करेक्ट कर सकें। इस वीटो पावर के अंदर इंडियन प्रेसिडेंट को बहुत से तरीके के वीटो दिए गए। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, इन सब वीटो के बारे में देखेंगे। दुनिया भर की जो डेमोक्रेसीज है उसमें जो मेन 4 प्रकार के वीटो होते हैं, जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट के 3 वीटो और एक और मिला दीजिए क्वालिफाइड वीटो। ये सारे वीटो एक्चुअली में होते क्या है ये भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने एक किताब खरीद ली हो। वीडियो पे लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, एक बिल को अगर पार्लियामेंट से पास कराना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा के साथ हमारे राष्ट्रपति साहब भी आते हैं। तो अगर राज्यसभा लोकसभा से कोई बिल पास हो जाता है तो वो तब तक नियम नहीं बनेगा जब तक उस पर हमारे राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई बिल हमारे राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा उसकी एसेंट के लिए, तो राष्ट्रपति जी के पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला अल्टरनेटिव है ही में गिव हिज असेंट टू द बिल। दूसरा अल्टरनेटिव है ही में विदहोल्ड इज असेंट टू द बिल। ठीक है, तो या तो वो असेंट दे सकते हैं या वो असेंट देने से मना कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, ही में रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, यानी कि मनी बिल को रिटर्न करने की ताकत नहीं है प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल को या तो वो असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे। तो अगर मनी बिल के अलावा कोई दूसरा बिल है तो वो उसको रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो मतलब प्रेसिडेंट के पास हमारी पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होके आया तो अगर प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल दे दिया, वेल एंड गुड, नियम बन गया। नहीं दिया तो रुक गया। और प्रेसिडेंट साहब चाहें तो उस बिल को वापस पार्लियामेंट को वापस कर सकते हैं। पार्लियामेंट फिर से उसके ऊपर बहस करेगी विद या विदाउट अमेंडमेंट्स। उस बिल को अगर फिर से पार्लियामेंट ने पास करके फिर से प्रेसिडेंट को दिया तो इस बार तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी। तो केवल एक बार प्रेसिडेंट एक बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए। अभी के लिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता, मनी बिल को नहीं भेजा जा सकता और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी नहीं भेजा जा सकता। अभी वो किसके थ्रू हुआ, 24th अमेंडमेंट एक्ट, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो भैया प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, वीटो की बात की जाए तो वीटो एक लैटिन शब्द है। वीटो का मतलब, लैटिन शब्द जो है वीटो, उसका मतलब इंग्लिश में होता है फॉरबिट, यानी किसी चीज को रोक देना। तो यहाँ पे वीटो के थ्रू हो क्या जा रहा है, रोका जा रहा है। अभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट को वीटो पावर दी गई है, ये वीटो पावर एक्चुअली में प्रेसिडेंट को दी क्यों गई है? तो अगर आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो 2 रीजन दे रखे हैं। पहला रीजन ये दिया है कि पार्लियामेंट कल की डेट में कुछ उल्टा सीधा लेजिस्लेशन लेके आती है, कुछ इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन लेके आती है जो या तो बहुत ज्यादा कम्युनल है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, उल्टी सीधे नियम कानून बना रही है, अपनी मनमानी कर रही है, हेस्टी कंसीडर्ड लेजिस्लेशन है। क्योंकि जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट हमेशा सही तरीके से काम करे, हो सकता है पार्लियामेंट से भी कभी कभी गलती हो जाए। तो अगर पार्लियामेंट से गलती हो जाती है तो वीटो पावर के थ्रू प्रेसिडेंट को एक ताकत दी हमारे संविधान में कि उस गलती को प्रेसिडेंट सुधार सकता है। ठीक है, कैसे? अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके। पहला रीजन ये दिया गया है वीटो पावर प्रेसिडेंट को देने का। दूसरा रीजन क्या है कि भैया ऐसा कोई लेजिस्लेशन जो हमारे संविधान के मूल भावनाओं के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए, हमारे प्रेसिडेंट भले ही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। भले हमारे प्रेसिडेंट के पास ताकत नहीं है इससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बहुत ज्यादा चेक करने की, रियल में कोई ताकत नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, फिर भी हमारे प्रेसिडेंट को हमारे संविधान ने एक सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर कुछ गलत लेजिस्लेशन करते हैं, एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कल की डेट में हमारे संविधान के अगेंस्ट है, तो मान लीजिए संविधान के मूल प्रोविजंस को कल की डेट में पार्लियामेंट बदल देता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हटा देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हटा देता है। हालांकि हटा नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि पार्लियामेंट अमेंड करता है और वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाती है तो प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है।
हालांकि नॉर्मल कर केसेस में प्रेसिडेंट रोकता नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट भी ज्यादातर केसेस में रूलिंग पार्टी के हिसाब से ही होती है, तो प्रेसिडेंट उसको रोकता नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट इस बेसिक स्ट्रक्चर को लाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो भी इल कंसीव्ड लेजिस्लेशन पास किया उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया। अगर प्रेसिडेंट ही उनके अप्रूवल को रोक देता तो वो वहीं रुक जाते, लेकिन जब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो नियम कानून बनने लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा जंग के मैदान में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैसे कर रहे हो, तुम नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब का रोल, सुप्रीम कोर्ट का रोल थोड़ा थोड़ा आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। तो दो वजह हैं जहाँ पे जिनकी वजह से प्रेसिडेंट को यहाँ पे वीटो पावर दी गई है। अब देखिए 4 प्रकार के वीटो हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 प्रकार के वीटो होते हैं। पहला वीटो है आपका एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब लेजिस्लेचर ने बिल पास किया और प्रेसिडेंट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं इस बिल पे कोई भी असेंट नहीं दूंगा, मैं इस बिल को फॉरवर्ड कर रहा हूं, मना कर रहा हूं। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट उस बिल को वापस भेजा। अब पार्लियामेंट उस बिल को एक बड़ी मेजॉरिटी से पास करके फिर से अगर प्रेसिडेंट को देती है तो प्रेसिडेंट को उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वापस रिकंसिडरेशन के लिए तो हमारे देश के ये राष्ट्रपति भी भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास, लेकिन पार्लियामेंट को अगर फिर से उस रिकंसिडरेशन वाले बिल को पास कराना है तो किसी एक स्पेशल या हायर मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। यूएस की सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अगर कोई बिल पास करके डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उस बिल को वापस भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तो उस केस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है उनको एक हायर मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा और फिर से डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, इंडिया वाला। सस्पेंसिव वीटो ने प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल पार्लियामेंट के पास भेजा, पार्लियामेंट ने उस बिल को फिर से विद और विदाउट अमेंडमेंट एक उसी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास कर दिया जैसे पहले पास किया था। उस केस में प्रेसिडेंट को अब यहाँ पे अप्रूवल देना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड वीटो कहाँ पे हो रहा है, यूएस में, जहां पे एक बार राष्ट्रपति वापस भेज रहा है बिल को तो बिल को आपको हायर मेजॉरिटी से पास कराना है। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास क्या है, सस्पेंसिव वीटो, यानी कि प्रेसिडेंट अगर वापस भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए तो वो रिकंसिडरेशन के समय पे फिर से उसी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होता है, तो भी पार्लियामेंट तो भी प्रेसिडेंट को अब दूसरे केस में अप्रूवल देना ही पड़ेगा। और चौथे तरीके का वीटो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उस बिल पे कोई एक्शन लेगा ही नहीं, वो बिल प्रेसिडेंट की पॉकेट में पड़ा रहेगा, तो वो वैसे उस पर कुछ नहीं होगा, तो ना प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, ना रिजेक्ट करेगा, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा। इंडिया में बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया क्वालिफाइड वीटो यूएस के प्रेसिडेंट के पास है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, सस्पेंसिव वीटो है। यानी इंडिया के प्रेसिडेंट ने, बार बार बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से, पार्लियामेंट के पास बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो पार्लियामेंट उस बिल को फिर से ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास करके प्रेसिडेंट को दे दे और फिर प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड वीटो नहीं है प्रेसिडेंट के पास, इंडिया में सस्पेंसिव वीटो है। तो इंडिया में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है। ओके, ठीक है। तो ये वीटोज आपको समझ में आ गए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वीटो की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट वीटो की बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, हालांकि किताब में लिखी है, मैं आपको इसलिए बहुत ढंग से इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आप चीजों को समझ पाओ। देखिए, प्रेसिडेंट किसी भी बिल पे अगर अपने एसेंट को देने से मना कर देता तो वो हो गया एब्सोल्यूट वीटो, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने बिल पे अप्रूवल देने से मना कर दिया मतलब बिल खत्म, अब बिल की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। अब इंडिया के केस में इस तरीके के एब्सोल्यूट वीटो कब किए गए, तो इंडिया के केसेस में मेनली 2 केसेस में इस तरीके के एब्सोल्यूट वीटोस को देखा गया। आपको पता है, एक होते हैं गवर्नमेंट बिल्स, एक होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स कौन है, प्राइवेट मेंबर्स वो हैं जो मंत्री नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर हैं वो प्राइवेट मेंबर्स नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो प्राइवेट मेंबर्स होंगे, क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है। अभी क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर्स के पास भी ये ताकत है कि वो बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हालांकि प्राइवेट मेंबर्स के बिल को केवल फ्राइडे को देखा जाता है, बट फिर भी उनके पास ताकत है कि वो अपने बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल्स दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर एग्जीक्यूटिव चाहता है कि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल नियम ना बने तो उस केस में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से ये बोल सकता है कि तुम इसको एब्सोल्यूट वीटो कर दो।
ठीक है ना, मतलब प्रेसिडेंट उसको एब्सोल्यूट वीटो कर देगा, तो भले ही वो प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचा हो, प्रेसिडेंट उसको वीटो करके वहीं के वहीं खत्म कर सकता है। तो एक्चुअली ये पॉलिटिकल यूज हो गया एब्सोल्यूट वीटो की ताकत का। हालांकि संविधान के मूल सिद्धांतों के अलग अलग मतलब अगेंस्ट हो जाएगा ये, बट फिर भी इस तरीके की चीजें अब कम ही होती हैं, पहले के जमाने में होती थी, अभी के लिए नहीं होती है। दूसरा केस एब्सोल्यूट वीटो का कब देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। अभी पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलने से पहले मान लीजिए सरकार गिर गई। ठीक है, सरकार गिर चुकी है, अभी सरकार गिर गई तो नई सरकार आएगी। अब हो सकता है कि उसी लोकसभा से नई सरकार आ जाए, कि कोई दूसरी पार्टी अपनी मेजोरिटी को सिद्ध कर दे, या फिर ये हो सकता है कि नई लोकसभा चुनी जाए। उन दोनों केसेस में जब नया कैबिनेट चुन के आएगा ना, ठीक है ना, वो नया कैबिनेट प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करेगा कि भाई आप ये जो पुराना वाला बिल पास हुआ है इसको अप्रूवल दो या ना दो। तो समझिए, पहले एक सरकार थी, उस सरकार ने बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल को दोनों हाउसेस से पास कराया, वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर बाकी है, सरकार गिर गई, नई सरकार आई, वो लोकसभा के डिसॉल्व होकर नए इलेक्शन से आई या किसी दूसरी पार्टी ने मेजोरिटी साबित कर ली, वो एक अलग चीज है। लेकिन नई सरकार अगर आप प्रेसिडेंट को बोल देती कि आप इस पुराने बिल पे अप्रूवल मत दीजिए, साइन मत करिए, तो वो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हो आप एब्सोल्यूट वीटो। 1954 में एक ऐसा ही बिल एब्सोल्यूट वीटो हुआ था, किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इस बिल को क्या बोला गया था? इस बिल को बोला गया था पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। अभी पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है? वो है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ये जो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल था, ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में तब लगा था जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल के समय पे इस बिल को पास कराया गया पार्लियामेंट से, ये बिल पहुंच गया ये प्रेसिडेंट के पास, फिर भाई प्रेसिडेंट रूल पेप्सू से हट गया, तो वहां पे पार्लियामेंट से पास इस बिल पे प्रेसिडेंट ने एसेंट देने से मना कर दिया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने एसेंट देने से मना कर दिया। क्योंकि इस बिल को पास कब किया गया था लोकसभा राज्यसभा में? जब पेप्सू में, यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में प्रेसिडेंट रूल था, तो उस समय पे बिल को पास किया गया था। अभी जब प्रेसिडेंट रूल हट गया तो फिर इस बिल पे अप्रूवल देने की जरूरत नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी ने अप्रूवल देने से मना कर दिया। ठीक है, फिर 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन साहब ने भी एक बिल पे अपना अप्रूवल देने से मना कर दिया, जिसका नाम था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। हुआ ये था कि पार्लियामेंट के आखिरी दिन, यानी लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी, और लोकसभा जिस दिन डिसॉल्व हो रही थी उस दिन पार्लियामेंट ने सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया। अब बात यह है कि ये बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के खत्म करेगा, डिमांड फॉर ग्रांट पे वाली बात यहां पे आ जाएगी। तो जब इसमें पैसे खर्च की बात हो रही है तो मनी बिल या फिर डिमांड फॉर ग्रांट वाले बिल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। तो इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया नहीं गया, लोकसभा के आखिरी दिन इस बिल को पास कर दिया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये बिल पहुंचा प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन साहब के पास, आर वेंकट रमन साहब ने इसको एब्सोल्यूट वीटो कर दिया, साइन करने से इस पे मना कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट वीटो के केसेस। बात करते हैं हम लोग सस्पेंसिव वीटो के केसेस। सस्पेंसिव वीटो, ये ताकत भी आपकी इंडियन प्रेसिडेंट के बाद है। याद रखिएगा, इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है, याद रखना, क्वालिफाइड वीटो इज नॉट अ प्रेरोगेटिव ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इट इज अवेलेबल टू यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, इस तरीके के सवाल बन सकते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। कुछ भरोसा नहीं, यूपीएससी किसी भी फील्ड से सवाल पूछ सकता है। अभी जब सस्पेंसिव वीटो की बात आती है दोस्तों, देखिए इसके अंदर क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई बिल प्रेसिडेंट के पास पास होने के लिए आया तो प्रेसिडेंट ने इसको फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट वापस भेज दिया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अगर उसको विद या विदाउट अमेंडमेंट्स फिर से पास करके प्रेसिडेंट को भेजता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि प्रेसिडेंट उसको असेंट दे। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो प्रेसिडेंशियल वीटो है, सस्पेंसिव वीटो, इसको ओवरराइड किया जा सकता है उसी बिल को पार्लियामेंट में पास करा के उसी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ। यानी यूएसए के क्वालिफाइड वीटो में जो हायर मेजॉरिटी की जरूरत थी उसकी यहां पे जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सस्पेंसिव वीटो है ये इंडियन प्रेसिडेंट मनी बिल के केस में इस्तेमाल नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज दिस सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, सस्पेंसिव वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याद रखिए, तीन मेन तरीके की बिल की मैंने बात की, एक ऑर्डिनरी बिल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक मनी बिल। मनी बिल के केस में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कर मनी बिल पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के बाद ही आता है। तो प्रायर अप्रूवल जब प्रेसिडेंट की आ ही गई है, तो बाद में जब मनी बिल प्रेसिडेंट के सामने पहुंचेगा तो या तो प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देगा या मना कर देगा, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। समझ गया बात को? याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होकर अगर आता है पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अप्रूवल देना मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। अभी वो भी आगे बताऊंगा। फिर अगला आता है पॉकेट वीटो। यहां पे अगर इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट एक बिल को अपने पास पेंडिंग रखने लगे, यानी किसी चीज को प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में डाला और पॉकेट में डाल के भूल गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। ना प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया उस बिल को, ना प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया उस बिल को, ना प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेजा फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली पॉकेट वीटो। ठीक है ना? अब यहां पे देखिए, the president can exercise this veto power as the constitution does not prescribe any time limit within which he has to take the decision with respect to the bill। यानी कि अगर एक बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा है तो प्रेसिडेंट उसको अपनी पॉकेट में रख सकता है, मतलब कितने भी समय के लिए पेंडिंग रख सकता है, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई गई है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर। यूएस में अगर आप बात करोगे, यूएस के प्रेसिडेंट के पास वहां से लेजिस्लेचर से कोई बिल जाता है तो यूएस के प्रेसिडेंट के लिए कंसीडरेशन के लिए 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया का प्रेसिडेंट बिल को कितने भी समय के लिए अपने पास रख सकता है। इसीलिए यहां पे बोला गया दैट द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द पॉकेट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट के पास लंबे समय तक अपने बिल को रखने की आजादी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर बिल के ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, अगर आप पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल देखो इंडिया में, तो भैया प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह 1986 में इनके सामने एक बिल पहुंचा जिसका नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पास किसने किया था? तो राजीव गांधी जी की सरकार ने इसको पास किया था। अभी ये बिल के ऊपर बहुत से कंट्रोवर्सी थी। ये बिल फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। अब इमरजेंसी के समय भी फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, तो ऑब्वियस ही बात है 1986 में जब इस तरीके का कोई बिल राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में पास हुआ, कांग्रेस की सरकार में पास हुआ, तो पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। अब जब ये बिल पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, ज्ञानी जैल सिंह जी के पास, तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने सोचा कि क्या करें भैया, इसको अप्रूवल दे देंगे तो लोग चिल्लाएंगे, कहीं ना कहीं मुझे भी बातें बोली जाएंगी। तो आप देखो कि ज्ञानी जैल सिंह जी ने यहाँ पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। 1986 में उनके पास बिल आया, उन्होंने बिल को पेंडिंग रखा अपने पास। 1989 तक उन्होंने उस बिल को अपने पास पेंडिंग रखा, क्योंकि उस बिल का बहुत जबरदस्त अपोजिशन हो रहा था। 3 साल बाद 1989 में जो नए प्रेसिडेंट आए थे आर वेंकट रमन जी ने उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा पार्लियामेंट के पास। लेकिन उस समय तक पार्लियामेंट में सरकार बदल चुकी थी और नेशनल फ्रंट की सरकार आ चुकी थी। नेशनल फ्रंट की सरकार ने बोला कि अब हम इस बिल को कंसीडर नहीं करेंगे, और वो बिल ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों, ये पॉकेट वीटो की बात हमने कर ली। अच्छा, एक और बात दोस्तों, चाहे पॉकेट वीटो हो, चाहे एब्सोल्यूट वीटो हो, चाहे सस्पेंसिव वीटो हो, अगर बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के पास किसी भी तरीके की कोई वीटो पावर नहीं है। और ये कब बताया गया? ये बताया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू ये बताया गया है कि भैया देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करा दिया पार्लियामेंट में और वो पहुंचा प्रेसिडेंट के पास, तो भैया प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। ना ही एब्सोल्यूट वीटो अवेलेबल है, ना सस्पेंसिव वीटो अवेलेबल है, ना ही पॉकेट वीटो अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। भैया स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर प्रेसिडेंट की किस हद तक वीटो पावर है? ठीक है, अगर किसी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया तो वो नियम कब बनेगा? जब उसको गवर्नर की परमिशन मिल जाए। अगर गवर्नर को लगता है कि इस बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट को उस बिल को रेफर कर सकता है।
अभी प्रेसिडेंट के पास मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा प्राप्त किया कोई बिल पहुंच गया, वैसे तो देखा जाए गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है। स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को पास करके अगर गवर्नर के पास भेजा, ठीक है ना, तो गवर्नर के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो उस बिल के एक्सेप्ट कर ले, उसके ऊपर असेंट दे दे, या वो अपनी असेंट को विद होल्ड कर ले। तो यार एक केस में उसने एक्सेप्ट किया, एक केस में उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या फिर उस बिल को वो वापस कर दे स्टेट लेजिस्लेचर को फॉर द रिकंसीडरेशन। लेकिन याद रखिएगा मनी बिल को फॉर रिकंसीडरेशन वापस नहीं किया जा सकता। मनी बिल को या तो गवर्नर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। चौथा क्या कर सकता है गवर्नर की उस बिल को फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिजर्व कर सकता है। ओके, फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट उस बिल को रिकवर कर सकता है, वो रिकमेंड कर सकता है। तो भैया मान लीजिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर दिया, अब प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया बिल। अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास क्या ताकत है इसको देखते हैं। प्रेसिडेंट उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट गवर्नर से ये बोल सकता है कि भैया उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेजो रिकंसीडरेशन के लिए, लेकिन मनी बिल नहीं होना चाहिए। जो मनी बिल के केस में तो प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता कि भैया आप इसको स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजो रिकंसीडरेशन के लिए, ना गवर्नर बोल सकता है ना प्रेसिडेंट बोल सकता। मनी बिल को या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर दो, रिकंसीडरेशन के लिए मत भेजो। तो मनी बिल के अलावा कोई दूसरा बिल है तो भाई वो बिल प्रेसिडेंट बोल सकता है। अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गवर्नर ने तो प्रेसिडेंट बोल सकता है गवर्नर को कि आप एक काम करो, इस बिल को फिर से रिकंसीडरेशन के लिए भेजो स्टेट लेजिस्लेचर के पास। स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पहुंचेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में फिर से उसके ऊपर बहस होगी, अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट उस बिल को अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर से पास करके भेजता है गवर्नर के पास तो गवर्नर उसको फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज देगा और प्रेसिडेंट को यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कभी ध्यान दीजिएगा पार्लियामेंट के केस में अगर कोई बिल रिकंसीडर होके प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना मैंडेटरी हो जाता है। बट स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अगर कोई बिल रिकंसीडर होके प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना या असेंट देना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद भी चाहे तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो पॉकेट वीटो के चलते टाल के रखे। यानी स्टेट लेजिस्लेचर वाले बिल्स के केस में अगर गवर्नर ने उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास ताकत आ गई और यहाँ पे अनलिमिटेड पॉकेट वीटो है, अनलिमिटेड सस्पेंसिव वीटो है। यानी सस्पेंसिव वीटो को एक्सरसाइज करने के बाद भी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा दिए गए बिल को रिजेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट, या कितने भी समय के लिए उसको पेंडिंग रख सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक टेबल है दोस्तों, वो टेबल मैं आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ा उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। 17.2 टेबल है लक्ष्मीकांत 6th एडिशन की किताब में। एक तरफ है आपका सेंट्रल लेजिस्लेशन, एक तरफ है आपका स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अब यहां पे बात की जाए सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन में विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स। विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स बात करेंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेशन के केस में अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है तो प्रेसिडेंट या तो उसको एक्सेप्ट करेगा, प्रेसिडेंट या उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट उसको रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेजेगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करके अगर वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देती है तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे फायदा क्या हुआ? रिकंसीडरेशन के लिए भेजने का बहुत फायदा होता है दोस्तों। जब भी प्रेसिडेंट किसी भी बिल को वापस रिकंसीडरेशन के लिए भेज देगा ना पार्लियामेंट के, भैया देश भर में बहस छिड़ जाएगी कि प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के बिल को रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्या गलती है इसमें। तो पार्लियामेंट के ऊपर एक एडेड प्रेशर आ जाएगा। तो इस चीज को हल्के मत लीजिएगा। ये जो रिकंसीडरेशन के लिए भेजने वाली पावर है ना प्रेसिडेंट की, ये बहुत बड़ी पावर है। अगर कभी भी प्रेसिडेंट ने इस पावर को यूज कर दिया ना तो देश के लोग उस चीज को बहुत ध्यान से देखने लगेंगे और पार्लियामेंट के मेंबर्स के ऊपर देश के लोगों का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे ऑर्डिनरी बिल्स की बात की जाए स्टेट लेजिस्लेशन में तो यहां पे भी भैया जो प्रेसिडेंट है उसके पास आता है, एक्सेप्ट कर सकता है प्रेसिडेंट, रिजेक्ट कर सकता है या रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज देता है। मनी बिल की अगर बात की जाए तो देखिए मनी बिल की जब भी बात होगी सेंट्रल लेजिस्लेशन में तो या तो आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या आप रिजेक्ट कर दो, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते, उसको रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते वापस पार्लियामेंट के पास। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा पारित कोई मनी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो वहां पे भी प्रेसिडेंट उसको या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पे भी प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो मनी बिल के केस में
रिकंसिडरेशन के लिए बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेजना, ये स्टेट लेजिस्लेशन में भी नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के केस में नहीं भेज सकता, और स्टेट लेजिस्लेचर का अगर मनी बिल है उस केस में भी नहीं भेज सकता। तो या तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ओके, आगे बात की जाए विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेचर में तो इंट्रोड्यूस हो नहीं सकते, तो स्टेट लेजिस्लेचर में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का कोई मतलब ही नहीं आया। बात आई सेंटर में। सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। ना प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है और ना ही प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा टॉपिक वीटो पावर को मैंने बहुत ढंग से समझा दिया। प्रेसिडेंट की वीटो पावर में मेरे ख्याल से आपके सामने एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।